हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 7वीं के प्रश्नवाली 4.2 के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्रश्नवाली 4.2 है, इसका प्रश्न नंबर पहला में मैं 3 क्वेश्चन लिखा हूँ, पहला, दूसरा और पांचवा। इसमें से पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए, किसी संख्या के 2/3 भाग का मान 24 है। और ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को हमको समीकरण के रूप में चेंज करना है, जो कि इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं 4.1 में। अब देखिए, इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे किसी संख्या के 2/3 भाग का मान 24 है। अब कौन सा संख्या हमको मालूम नहीं, इसमें हम लोग इसलिए जो भी चीज़ हमको मालूम नहीं उसको x मानेंगे या फिर कोई भी चर राशि मान सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि वहाँ जो संख्या है वो x है। तो यहाँ पे आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, माना कि वह संख्या x है। अब देखिए, वो संख्या अगर x होगा तो समीकरण के रूप में लिखते हैं। लिखने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि वह संख्या x है। अब देखिए, x के 2/3 भाग का मान, तो इस x का 2/3 भाग मतलब इस x के साथ हम लोग क्या कर देंगे, 2/3 को गुना कर देंगे। तो संख्या इसलिए सामने गुना किए, तो x के 2/3 भाग का मान मतलब इसका जो आंसर है वो कितना है, 24 है। तो इस प्रकार से देखिए 24। तो ये समीकरण बन चुका है। इसको हम लोग चाहे तो कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2x/3 = 24। एक ही मतलब है। आप इस प्रकार से दोनों में से कोई भी एक लिखेंगे तो आपका आंसर सही होगा। अब यहाँ पे देखिए, प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी है तथा दोनों के उम्र का योग 51 है। अब पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी है, तो हमको ना तो पिता का उम्र पता है ना तो पुत्र का जो उम्र है उसको मालूम है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से मान लेते हैं कि जो छोटा यूनिट रहता है उसको हम लोग हमेशा मानते हैं। तो माना कि पुत्र की उम्र x है, तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा, पिता का उम्र 2x होगा। देखिए, यहाँ तक मैं लिख चुका हूँ। अब इसमें क्योंकि दिया गया है कि दोनों का उम्र हमको मालूम नहीं, लेकिन जो पिता का उम्र है वो पुत्र की उम्र की दुगनी है, इसलिए हम मान लेते हैं कि पुत्र का उम्र x है, तो पिता का उम्र 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 2x होगा। अब इसको हम लोग समीकरण के रूप में लिखेंगे। आगे देख लीजिए, दोनों का उम्र का योग 51 है, 51 है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x, ठीक है, पुत्र का उम्र और पिता का उम्र हम लोग जान गए कि 2x है। अब इन दोनों का उम्र का योग कितना, 51 है। तो ये देखिए हमारा एक समीकरण बन चुका है। तो ये हमारा आंसर होगा। 5वां नंबर प्रश्न में दिया है कि किसी परिमेय संख्या का हर अंश से 5 अधिक है और परिमेय संख्या 19/24 है। तो देखिए, ये एक प्रश्न दिया गया है कि किसी परिमेय संख्या का हर अंश से 5 अधिक है, ठीक है। इसका जो हर है वो अंश से 5 अधिक है और परिमेय संख्या 19/24 है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि अंश, क्योंकि देखिए हर अंश से 5 अधिक है, तो हर तो ज़्यादा है, अंश कम है, इसलिए छोटा वाला को मान लेते हैं, माना कि अंश x है। तो समीकरण के रूप में लिखेंगे तो देखिए हम लोग बटे दे देते हैं। अब बटे के नीचे हम लोग लिखेंगे अंश हर को, क्योंकि हर हमेशा बटे के नीचे रहता है। तो x+5, बटे के नीचे x+5 होगा और बटे के ऊपर खाली x होगा। अब यहाँ पे x+5 क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि परिमेय संख्या का हर अंश से 5 अधिक है। तो मान के चले अंश अगर x होगा तो नीचे हर कितना होगा, x+5, 5 अधिक, और जो परिमेय संख्या है उसको बराबर के बाद लिखेंगे 19/24। तो देखिए, इस प्रकार से हम लोग आसानी से इसको भी 5वां नंबर प्रश्न को भी समीकरण के रूप में चेंज कर दिए। तो ये हमारा पहला प्रश्न का जो 3 क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ। बाकी 2 क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, ये इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, उसको आप अपने लेवल पे सॉल्व कीजिए। अब मैं आपको इसका प्रश्न नंबर 2 के बारे में जानकारी दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रश्न नंबर 2 है, इसमें प्रश्न है कि किसी संख्या के 7 गुने में 3 जोड़ने से उसका मान 31 हो जाता है। अब संख्या ज्ञात कीजिए। अब मैं क्या करूँगा, इसमें देखिए हल लिख के दिया है, लिखना है हमको।
उसके बाद मैं मान लेता हूँ कि संख्या तो हमको मालूम नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि वह संख्या x है। अब आप लोग जानते ही हो कि जब भी हमको कोई संख्या मालूम नहीं रहता तो हम लोग हमेशा x मानते हैं। तो माना कि वह संख्या x है। आप x के बिना कोई दूसरा संख्या भी मान सकते हैं। तो इसमें देखिए मैं मान लिया कि वह संख्या x है। तो अब देखिए किसी संख्या के 7 गुने में 3 जोड़ने से, अब हम लोग संख्या तो x मान लिए, तो इस x के 7 गुने में, तो प्रश्नानुसार यहाँ पे हम लोग फिर इसको मानने के बाद यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखेंगे और उसके बाद इसको समीकरण के रूप में बिठाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे माना कि वह संख्या x है, तो x, अब इस x के 7 गुने में, तो x के सामने 7 गुना कर देंगे, क्योंकि हमेशा संख्या को चर राशि के सामने गुना करते हैं। तो x के 7 गुने में 3 जोड़ने पर, तो 3 जोड़ दीजिए। देखिए x के 7 गुना कर दिया, अब x के साथ फिर 3 जोड़ दीजिए। 3 जोड़ने से उसका मान कितना हो जाता है, 31 हो जाता है। तो बराबर के बाद 31, जो भी मान हो जाता है, मान जितना भी है वो सब मान आपको बराबर के बाद ही लिखना है हमेशा। तो इस प्रकार से समीकरण के रूप में बैठ गया है। अब इसको हल करना है। अब देखिए यहाँ पे 7 और x का गुना होगा तो हो जाएगा आपका 7x + 3 = 31। अब इसको मैं यहाँ पे चाहूँ तो इम्प्लाइज का निशान दे दूंगा, ये दिखने में भी अच्छा रहता है और ये नियम है कि आप जब भी बीच में बराबर का निशान हो तो साइड में इम्प्लाइज का निशान लगाइए। अब यहाँ पे आगे देखिए मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो हम लोग जानते हैं कि समीकरण को हल करने के लिए चर राशि और अचर राशि को एक तरफ और चर राशि को एक तरफ करना पड़ता है। इसके लिए पक्षांतर का नियम का उपयोग करते हैं हम लोग। तो 7x अपनी जगह पे रहेगा। अब क्योंकि 3 के यहाँ पे x वगैरह नहीं है तो इसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे 31 के तरफ, मतलब राइट हैंड साइड। तो 3 को अगर इधर पक्षांतर करूँगा तो ये देखिए आपका हो जाएगा 31 अपनी जगह पे रहेगा, 3 इधर प्लस में, इधर जाके -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर आगे मैं सॉल्व करूँगा इसको, 7x अपनी जगह पे रहेगा। अब ये जो इक्वल का निशान एकदम बराबर देना है। देखिए अब 31 में 3 अगर हम लोग घटाएंगे तो बचेगा 28। फिर आगे भी सॉल्व करेंगे और हम लोग समीकरण को तब तक हल करते हैं जब तक चर राशि के साइड से पूरा संख्या दूसरी तरफ ट्रांसफ़र ना हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग x को अभी रखेंगे देखिए, और 7 को पक्षांतर कर देंगे। 7 और x के बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुना है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, 7 भाग हो जाएगा, तो 28/7। अब इसको मैं भाग दूंगा तो हमको यहाँ पे x का जो मान मिलेगा वो मिलेगा, देखिए 4 7 28 मतलब 4 मिलेगा। आप इसको रफ में भी हल करके देख सकते हैं। देखिए 7 4 28, तो इस प्रकार से हमको जो मान मिलेगा वो होगा आपका 4। तो हमारा जो फाइनली जो आंसर है वो हमको मिल चुका है 4। तो हमको पता चल गया कि वह संख्या क्या था, 4 है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 आप देख सकते हैं कि प्रश्न दिया है, राम और श्याम में 300 रुपये को इस प्रकार बांटिए कि राम को श्याम को मिले रुपए के 3 गुने से 100 रुपये कम मिले। अब देखिए यहाँ पे राम को श्याम से 3 गुने से 100 रुपये कम मिलना चाहिए। तो राम को कम पैसा मिलेगा और श्याम को ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो श्याम को हम लोग ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब इसको हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हल लिख लेंगे और लिखेंगे दिया है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि देखिए दोनों में सबसे कम पैसा किसको मिलने वाला है। अब जो कम राशि होता है या फिर कम जो अमाउंट होगा उसको हम लोग हमेशा क्या करेंगे, मान लेते पहले, जो दिया नहीं। अब इसमें राम को कम मिलने वाला है तो हम लोग इसमें लिख लेते, माना कि राम को अब कितना रुपए मिला ये हमको मालूम नहीं, तो हम लोग मान लेते कि राम को, ठीक है, राम को x रुपए मिला, x रुपए मिला, ठीक है। या फिर हम लोग इसके जगह पे लिख सकते हैं, माना कि राम को x रुपए बांटने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए मैं इसमें लिख लिया कि राम को x रुपए बांटने पर। अब कितना बांटने पर है, देखिए राम और श्याम को 300 रुपए को इस प्रकार बांटिए कि राम को श्याम को मिले रुपए के 3 गुने से। तो अब इसमें हम लोग लिख सकते हैं, माना कि राम को x रुपए बांटने पर, या फिर दूसरा जो अभी आपको बताया था, इन दोनों में कोई भी एक आप लिख सकते हैं। माना कि राम को x रुपए
मिला। बहुत आसान है, आपको दोनों में से कुछ भी एक लिखना है। अब राम को अगर x रुपए मिला तो देखिए यहाँ पे लिखा क्या है कि शाम को मिले रुपए के 3 गुने से 100 रुपए कम मिले। अब शाम को जो रुपए मिलेगा तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तथा श्याम को मिला रुपए, सॉरी राम हो गया। अब राम के बाद सॉरी यहाँ पे हमको राम नहीं लिखना, फिर राम को श्याम को मिले रुपए के 3 गुने से 100 रुपए कम मिले। तो ठीक है, राम को श्याम को मिले रुपए के 3 गुने से कम रुपए मिले, ऐसा करके लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 3 में राम और श्याम को 300 रुपए को इस प्रकार बांटिए कि राम को श्याम को मिले रुपए के 3 गुने से 100 रुपए कम मिले। तो मैं यहाँ पे हल लिख के दिया है और मान लिया कि श्याम को x रुपए मिला। ठीक है, अब देखिए राम को श्याम से श्याम को जो रुपए मिलेगा उस रुपए से राम को 3 गुने से 100 रुपए कम मिलना है। तो इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि माना कि श्याम को x रुपए मिला, तो अब देखिए राम को क्या हो जाएगा, राम को मिला रुपए। ठीक है, शाम को अगर x रुपए मिला तो राम को क्या रुपए मिला, इसको लिख के बराबर देंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अब यहाँ पे लिखा है राम को श्याम को मिले रुपए के 3 गुने से। अब राम को 3 गुने से 100 रुपए कम मिले, तो शाम को अगर x मिला तो इस x का 3 गुना 3x और इसका 100 रुपए कम मतलब -100। तो हमको पता चल गया शाम को x रुपए मिला और राम को 3 गुना से 100 रुपए कम मिला। इसलिए देखिए मैं लिखा 3x - 100। तो ये हमारा पहला जो स्टेप है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमको जो क्वेश्चन में दिया है उसके अनुसार हमको समीकरण बिठाना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार के बाद यहाँ कॉमा देंगे और फिर देखिए यहाँ पे मैं बिठाऊंगा। अब यहाँ पे डिटेल से एक बार फिर से पढ़ेंगे। राम और श्याम में 300 रुपए को इस प्रकार बांटिए कि राम को श्याम को, अब देखिए यहाँ से लेकर ये आखिरी तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब राम और श्याम को 300 रुपए बांटना है, इसलिए हम लोग दोनों का पैसा पता चल गया है। अब दोनों में हमको 300 रुपए को बांटना है। तो देखिए बांटने के लिए मैं क्या करूँगा, जो राम को जो पैसा मिला 3x - 100, ये क्या किसको मिला, राम को, और श्याम को कितना रुपए मिला, x रुपए। तो हम लोग यहाँ पे देखिए पहला राम वाला और श्याम वाला इन दोनों को मिला के 300 रुपए बांटना है, इसलिए मैं जोड़ कर निशान दिया। दोनों को मिला के 300 रुपए को बांटना है, इसलिए बराबर में 300 रुपए और योग का निशान मैं दोनों के बीच में इसलिए दिया। ठीक है, ये आपका राम के पैसे में और श्याम के पैसे में मिला पैसे में, इसलिए मैं योग का निशान दिया क्योंकि दोनों को मिला के बांटना है। इसलिए 3x - 100 + x बराबर 300। यहाँ पे आप बराबर का ब्रैकेट का निशान दे भी सकते हैं और नहीं देने से भी कोई बात नहीं, आप नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं अब देखूंगा, इसको सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि ये देखिए 3x और x ये दोनों एक ही राशि है, चर राशि है। तो इसके सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है और इसके सामने प्लस है, तो हो जाएगा 4x। और इक्वल के उस तरफ देखिए यहाँ पे 300 रुपये है और ये 100 रुपये भी, इसके साइड में कोई चर राशि नहीं है और इसके साइड में भी नहीं है, तो ये दोनों एक तरफ, तो 300 अपनी जगह पे रहेगा, 100 इधर माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो +100। उसके बाद यहाँ पे मैं नोट करूँगा तो हो जाएगा 4x = 300 और 100 400। फिर x अपनी जगह पे रहेगा, 4 को अगर उधर पक्षांतर करूँगा तो हो जाएगा 400/4। अब 4 और x के बीच कुछ नहीं मतलब गुणा है, तो ये 4 उधर पक्षांतर होकर भाग हो जाएगा। पक्षांतर का नियम इससे पहले वाला वीडियो में आपको बताया था। अब इससे मैं डिवाइड करूंगा तो देखिए 4 से 400 को डिवाइड करूंगा तो 100 रुपये आएगा। तो इस प्रकार से x का मान हो जाएगा 100। अब देखिए हम लोग क्योंकि x के फॉर्मेट में जब भी मानते हैं तो उसका भी मान हमको निकालना पड़ता है, तो हम लोग यहाँ पे फिर अलग से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। देखिए तो शाम को कितना रुपए मिला, देखिए शाम को हम लोग x रुपये माने थे, मतलब शाम को कितना रुपए मिला, 100 रुपये। तो ये हो जाएगा शाम वाला चैप्टर क्लोज। उसके बाद देखिए राम को कितना मिला, तो राम को मिला रुपए लिखेंगे
और उसको हम लोग क्या माने थे 3x माइनस 100। तो यहाँ पे 3 और 100 x के जगह पे हो जाएगा 100 क्योंकि x का मान 100 निकला है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। अब इसके बाद माइनस 100 का 100, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 300 के 300 माइनस 100। अब इसमें से अगर हल करेंगे तो आ जाएगा 200। तो ये हमारा फाइनली आंसर होगा। तो इस प्रकार से देखिए हमको पता चल गया शाम को 100 रुपये मिला और राम को 200 रुपये मिला, तो 300 रुपये इस प्रकार से बढ़ गया। तो ये हमारा फाइनली आंसर होगा। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप इस गणित को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।